अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, डियर एस्पायरेंट्स। आज हम जानेंगे कि लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के दौरान कैंडिडेट्स क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है और उन्हें क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। मेरा नाम है तैयबा ताहिर। मैं एज अ लेक्चरर मैथमेटिक्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। चलिए जानते हैं। जब भी कैंडिडेट लेक्चरशिप मैथमेटिक्स की तैयारी करने लगते हैं तो सबसे पहले वो गाइड्स की तरफ भागते हैं। वो मार्केट से किसी एक कंपनी की गाइड खरीदते हैं, दूसरे की गाइड खरीदते हैं और उसके बाद उसको लेके बैठ जाते हैं। उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, रट्टे लगाते रहते हैं। लेकिन गाइड्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनमें टाइपिंग मिस्टेक्स और प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर किसी एक एमसीक्यूज का आंसर बी है तो वहां पे डी लगा हुआ होता है और जहां पे डी है वहां पे ए लगा हुआ होता है। ऐसे केस में जब कैंडिडेट के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर, वो गाइड उठा लेगा, उसको रटना स्टार्ट कर देगा, तो ये तो उसके लिए तबाही है। आप गाइड्स की तरफ नहीं भागें बल्कि अपनी कोर्स बुक्स उठाएं और जो टीचर्स ने पढ़ाया है उनसे कॉन्सेप्ट्स देखें, रजिस्टर्स खोलें, अपने बुक्स खोलें, वहां से डेफिनेशंस पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स लें। एक बार जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है या फिर वो चैप्टर क्लियर हो जाता है, फिर आप गाइड की तरफ जाएं। इससे ये होगा कि गाइड में आप अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं। गाइड में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो कि जिसका नॉलेज आपको नहीं होगा, उनका नॉलेज भी मिल जाएगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि गलत होंगे जिनके आप आंसर्स करेक्ट कर लेंगे। नंबर सेकंड मिस्टेक जो कैंडिडेट करता है वो ये है कि वो बिल्कुल टारगेटेड स्टडी नहीं करता। एक बंदा वो सप्लाइन उठा ले या ज्योमेट्रिक डिजाइन उठा ले या रिलेटिविटी उठा ले, वो बंदा मेहनत तो कर रहा है लेकिन इन सब्जेक्ट्स में से पीपीएससी के क्वेश्चंस नहीं आते। कहा जाता है कि 20% सिलेबस में से 80% पेपर बनता है, और ऐसा ही है। अगर हम टारगेटेड होके फोकस्ड होके पढ़ें और स्पेसिफिकली टारगेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ें जैसे कि टोपोलॉजी, फंक्शनल, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, मैकेनिक्स, वेक्टर्स, ये सारे सब्जेक्ट और इनके अलावा भी कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी मिल के तैयारी करें तो हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक जो कैंडिडेट करता है वो ये करता है कि 5-6 सब्जेक्ट्स अपने फेवरेट उठा लेता है और उनको 100% प्रिपेयर कर लेता है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एज इट इज ही रह जाते हैं। अब एक सब्जेक्ट में से मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो बच्चा 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके गया तो मैक्सिमम वो 25 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकेगा। तो बाकी के 75% एमसीक्यूज का क्या किया जाए? तो उसका हल ये है कि आप जितने भी टारगेटेड सब्जेक्ट उठाते हैं हर सब्जेक्ट का 70% किया जाए। यानी कि आप अगर मैकेनिक्स उठा रहे हैं तो 70% आपको सिलेबस उसका आना चाहिए है। कैलकुलस उठा रहे हैं 70% आना चाहिए, फंक्शनल 70%, कॉम्प्लेक्स 70%, रियल एनालिसिस 70%, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, अलजबरा, हर एक का 70% आपको आना चाहिए, ताकि अगर 4 एमसीक्यूज भी आते हैं तो आपकी इतनी कैपेसिटी हो कि आप 55 to 60 आंसर्स को करेक्ट कर लें। इससे आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथा पॉइंट, हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की एक अलग मेथोडोलॉजी होती है। हम सारे सब्जेक्ट्स को एक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उठा लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लॉगरिथम्स हैं, ब्रांचेस, ब्रांच कट्स, आर्ग्यूमेंट्स, रेजिड्यू, हाइपरबोलिक फंक्शंस, अब ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को याद किया जाएगा, ना कि इनके प्रूफ्स किए जाएंगे। अब एक बंदा पेपर में इनके प्रूफ्स करने बैठ जाए ये जानने के लिए कि हाइपरबोलिक किस चीज़ के इक्वल आता है, साइन हाइपरबोलिक, तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस फिर वो वही चीज़ अटेम्प्ट करके आएगा, बाकी पेपर उससे नहीं होगा। तो इसका हल ये है कि इन चीज़ों को याद किया जाए। अब दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें डेफिनेशंस को देखा जाता है।
डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा उसके बाद आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एमसीक्यूज या एग्जाम्पल्स आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया जाए रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस की जो डेफिनेशंस होती हैं वो कैंडिडेट्स को थोड़ी मुश्किल लगती हैं, और ऐसा है भी। अगर हम डेफिनेशन को समझने के लिए बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ हो जाएगी। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम डिफरेंट टेस्ट्स अप्लाई करें और डिफरेंट थ्योरम्स अप्लाई करें। एक फंक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर उसकी डेफिनेशन को हम उठा के देखें तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बच्चे का पूरा दो से 3 घंटे लग सकते हैं उसको समझने के लिए। लेकिन आगे जाके एंड पे बुक के, रॉबर्ट एंड शर्बर्ट की बुक है रियल एनालिसिस की, एंड पे जाके वो बताते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो सेट ए से सेट ऑफ रियल नंबर तक मैप कर रहा है, और वो फंक्शन बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस है, वहां पे इंटरनल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है और बाउंड्री पॉइंट्स पे भी अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये दो चीजें हम चेक कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि हमें सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, इंटरनल पॉइंट्स एंड एक्सटर्नल पॉइंट्स पे हम वैल्यूज चेक कर लें, अगर एग्जिस्ट करती है इसका मतलब वो फंक्शन उस डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अगर हम वो डेफिनेशन उठा के करते हैं तो दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हमें तो अपना टाइम बचाना है। तो बताने का मकसद ये है कि हर सब्जेक्ट की अपनी मेथडोलॉजी होती है और उसको फॉलो करना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट जो बच्चा गलती करता है वो ये है कि वो जो टीचर्स ने जो उन्हें डाटा दिया है वही उठा लेता है, बुक्स इकट्ठी कर लेता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कुछ नहीं होते, और उसी तरह वो पीपीएससी की का एग्जाम देने चला जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारी एचईसी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, वो एक से बढ़कर एक बुरी बुक है, वो अच्छी बुक नहीं है पीपीएससी के लिहाज से, क्योंकि जो पीपीएससी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है वो थोड़ी हायर लेवल की होती है। मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटीज में चर्चिल को फॉलो कराया जाता है, तो चर्चिल भी कोई इतनी अच्छी बुक नहीं है लेकिन बाकियों की निस्बत अच्छी है। तो ऐसी सूरत में आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आप इंडियन ऑथर्स को, इंडियन यूट्यूबर्स को देखें, वो इतना अच्छा समझाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या और कोई सब्जेक्ट जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप इस चीज़ का यहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी कि हमें फोर्थ सेमेस्टर में रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया गया था, और मैडम ने कोई पतले से नोट्स दिए थे और उससे हमारे कोई कॉन्सेप्ट खास क्लियर नहीं हुए थे, और तो फिर एंड पे यही था कि मैंने शाम सीरीज की बुक डाउनलोड की जब मैं पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, उससे मैंने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए, एंड बिलीव मी जो 2022 का पेपर था उसमें लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्टिवली 4-5 एमसीक्यूज आए हुए थे, यानी कि जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे उसके अंदर अगर मैं देखती तो सीक्वेंस वाइज वो एमसीक्यूज आए हुए थे, जैसे सब्जेक्टिव वाला था, वन फंक्शन वाला था, कर्नल एंड इमेज वाला था, तो ये सारे एक लाइन में आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सिर्फ वो नहीं पढ़ना, हमें पास्ट पेपर्स को भी देखना है और उससे एनालिसिस करना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी बुक्स में ढूंढें। अगर आपको नहीं मिल रहे वो क्वेश्चंस तो आप फिर गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके आपको बेतहाशा सोल्यूशन मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन मिलेंगे। नाउ अब बात आ जाती है कि शेड्यूल कैसे बनाया जाए। तो मोस्टली जो हमारी रूटीन है वो ये है कि हम सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, सबसे पहले मुंह हाथ धोए बगैर फेसबुक यूज कर लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब यूज कर लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं व्हाट्सएप के पे कि किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं, उसके बाद थोड़ा सा बस इधर उधर टिकटॉक देख ली, और इस तरह हमारा जो कीमती टाइम है सुबह के जो पहले 2 घंटे हैं सोने के बाद जब हम उठते हैं वो कीमती आवर्स होते हैं, वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें हम अपनी मैक्सिमम लर्निंग कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। अब उस टाइम पे आप ये सब करेंगे तो फिर तो टाइम ज़ाया होगा आपका।
तो सोल्यूशन ये है कि आप सुबह उठ के मोबाइल वगैरह ना इस्तेमाल करें, टिकटॉक, यूट्यूब इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। सुबह उठें, मुंह हाथ धोएं, फ्रेश होएं, नाश्ता करें, थोड़ी सी वॉक करें और उसके बाद आके बैठें और पढ़ाई स्टार्ट करें। पहले 2 घंटे आप अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं, फिर बीच में ब्रेक लें। उसके बाद जो दोपहर का वक्त आ जाता है उसमें आपने एनालिटिकल काम करना है, यानी ऐसा काम जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर है, मैकेनिक्स है, यानी जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि दोपहर के टाइम वो करें। और मॉर्निंग टाइम जिसका मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें करनी है, जैसे अलजबरा हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गई, उसके अलावा टोपोलॉजी, फंक्शनल और रियल एनालिसिस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब्जेक्ट्स का सुबह सवेरे आप कॉन्सेप्ट बनाएं, दोपहर को आप एनालिटिकल पोर्शन करें और रात के टाइम जो आपने सुबह वाले कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं और दोपहर वाला एनालिटिकल काम किया उसमें से मेन पॉइंट्स इकट्ठे करें। जैसे कि आपको सुबह के टाइम आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता लगता है कि जो अल्टरनेटिव ग्रुप्स होते हैं वो n ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू के लिए अबिलियन होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपको पता लगता है। वो n ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 के लिए साइक्लिक होते हैं कि नहीं, या आपको साइल और सब ग्रुप्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता लगती है तो वो आप नोट करते जाएं जगह पे। अगर इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स का आप नोट करते जाएं। अब आप रियल एनालिसिस की एग्जांपल लें। आप रियल एनालिसिस का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन जब आप उसके पॉइंट्स बनाते हैं नोट्स के ऊपर तो 2 या 3 पेजों में आ जाता है। इससे आपका टाइम सेव होता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपने पीपीएससी में बैठना है एग्जाम सेंटर में, उससे पहले जो आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा उसमें आप एक एक पेज खोल के नहीं दे सकते कि फलां पे क्या चीज़ लिखी हुई है, फलां पे क्या चीज़ लिखी हुई है। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए हैं और आप उन नोट्स को यूटिलाइज करें एंड टाइम पे। इतने मोटे नोट्स बन जाते हैं 100 to 120 पेजेस के, 12 से 14 सब्जेक्ट्स जो हमने टारगेटेड प्रिपेयर करने होते हैं। और एंड दीज सब्जेक्ट्स आर दीज नोट्स आर मोर देन इनफ, आपका बहुत कुछ इसमें कवर हो जाता है। अच्छा, कैंडिडेट्स एक और गलती ये करते हैं कि एक दिन तो वो 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर अगले 5 से 6 दिन पढ़ते ही नहीं है। ये बहुत ही अनबैलेंस्ड एंड अनहेल्दी बिहेवियर है स्टडी के लिहाज से, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये टेक्निक क्या है, और इस टेक्निक को मैंने खुद भी अपने लिए इस्तेमाल किया था। इसमें ऐसा होता है कि आप सुबह उठें, 30 मिनट्स पढ़ें, फिर 5 मिनट्स की ब्रेक लें, फिर 30 मिनट्स पढ़ें, फिर 5 मिनट्स की ब्रेक लें, फिर 30 मिनट्स पढ़ें, फिर 5 मिनट्स की ब्रेक लें। और इस तरह करके जब आप थक जाएं पढ़ के ब्रेक लेके, पढ़ के ब्रेक लेके, तो आप एक लंबी ब्रेक ले लें। उस लंबी ब्रेक में आप खाना भी खा सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, या आप वॉक पे भी जा सकते हैं और सो भी सकते हैं, या मोबाइल भी देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस टाइम में क्या करना है। फिर नमाज पढ़ ली या आप सो गए या आपने एंटरटेनमेंट देख ली, उसके बाद उठ के दोबारा से आपने पढ़ना है 30 मिनट स्टडी, फिर 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 30 मिनट स्टडी एंड फिर 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, एंड इस तरीके से आपने अपना साइकिल मेंटेन रखना है। अब मैं आगे आऊंगी कि अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इस सारे प्रोसीजर के दरमियान। तो पहला तो ये है कि मेंटल हेल्थ के लिए आपको या तो एक्सरसाइज करनी होगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप जब ब्रेक लेंगे या तो आप एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके, गर्दन की एक्सरसाइज, टांगों की एक्सरसाइज वो कर लें, या वॉक पे चले जाएं बाहर। गर्ल्स घर में रहते हुए स्किपिंग रॉप कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, और बहुत तरीके हैं। और अगर ज़्यादा थक गए हैं तो अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाएं, उनसे बातें करें, उन्हें कहें कि अम्मी मेरा सर दुबा दें, अब्बू मेरा सर दुबा दें, मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। तो पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करने में आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे जब वो थोड़ी अच्छी बातें करेंगे आपके साथ। और जहाँ तक आपकी फिजिकल हेल्थ की बात है तो वही बात, एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी वॉक तो करनी पड़ेगी।
इसके साथ आपको प्रोटीन लेना है, वेजिटेबल्स लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स लें, हाइड्रेटेड रहें, पानी की बोतल अपने पास रखें, पानी पीते रहें क्योंकि जिन दिनों हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो खाना खाना भी है और उसके बाद अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वॉक भी करनी है हमने, ताकि हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी हों। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हर कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। एंड पे मैं एक और बात करनी चाहूँगी जो कि ऐसी है कि बच्चों को खुद, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं वो क्यों फिर भी ऐसे करते हैं। आप काइंडली अपनी फ्रेंड्स को या अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके ये मत पूछें कि तुमने कितना कर लिया, तुमने कितना कर लिया। जब आप पूछते हैं तो अगर उस बंदे ने ज़्यादा किया हो तो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, आप डिमोटिवेट होते हैं और इसी तरह वो बंदा भी तंग आता है कि ये बंदा मुझसे बार बार क्यों पूछ रहा है कि मैंने कितनी प्रिपरेशन की है। सो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आज के लिए ये बहुत है, काफ़ी है। बच्चे इन टिप्स के ऊपर भी अमल करें तो बहुत से प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा। कोशिश करें सुबह सवेरे उठ के पढ़ें और अच्छी डाइट लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम लोग आउटलाइंस करेंगे और शायद एक टॉपिक भी डिस्कस कर लें हम, और कुछ नोट्स मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।